So welcome to this channel. Today we will gonna talk about 5 most important things which every CA student should keep in mind while doing a CA preparation. अब यहाँ पे जो है मैं 5 ऐसे पॉइंट निकाल के लाया हूँ जो कि मुझे लगता है पर्सनली या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है फॉर एवरी CA जर्नी। सो ये वीडियो उन CA स्टूडेंट्स के लिए है जिनको काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट्स होते हैं, यानी कि बार बार अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं कि चाहे वो इंटर के हो चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे हो। एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि चाहते हैं कि उनका जनवरी में अटैम्प्ट है या फिर आगे सितंबर में अटैम्प्ट है एंड वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। सो ये 5 पॉइंट्स जो है तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के दौरान देखने चाहिए कि ये तुम्हारे प्रिपरेशन में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इसे इंक्लूड करना ज़रूरी है, तभी तुम्हारा जो है CA फाउंडेशन या CA इंटर एज द केस में भी तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है क्लासेस का मतलब यहाँ पे कंप्लीशन, यानी कि बेसिकली तुम्हारी क्लासेस टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब बहुत चाहे तुमने ऑफलाइन मोड ले रखी हो ऑनलाइन मोड ले रखी हो उससे मैटर नहीं करता, बट जहाँ से भी ले रखी हो, किसी भी टीचर से ले रखी हो क्लासेस, पॉपुलर से अनपॉपुलर से ऑफलाइन ऑनलाइन, बट तुम्हारी क्लासेस टाइमली कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब टाइमली कंप्लीट करने का मतलब है कि फॉर लेट्स से फाउंडेशन तुम्हारी क्लासेस 1.5 से 2 महीने मिनिमम कंप्लीट हो जानी चाहिए प्रायर, एंड फॉर इंटर एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर तुम्हारी क्लासेस जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब क्लासेस टाइमली कंप्लीट होना है मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है तुम्हारी क्लासेस अगर टाइमली कंप्लीट ना हो तो तुम्हारा जो है रिजल्ट फेल होने वाला है, बट ये रहता है कि तुम्हारे पास अगर प्रॉपर टाइमिंग मिल चुकी है तुम्हें, देन तुम्हारा प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो एंड जो मैंने आगे एलिमेंट्स बताया उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। सो क्लासेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरी जो इंटर की क्लासेस थी वो एटलीस्ट 2.5 महीने के पहले जो है कंप्लीट हो गई थी। 3 महीने का एडेड टाइम होता है, बट 2.5 महीने पहले भी कंप्लीट हो जाती है, तब भी वो इनफ रहेगा अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुमने पूरे साल मेहनत करी होगी, देन 2.5 महीने तुम्हें इतने कम नहीं लगेंगे। एंड फॉर फाउंडेशन मैंने कोई क्लासेस ही नहीं ली थी, तो मेरे पास 1 ही महीने का पीरियड था, उसी में मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना था एंड रिवीजन भी करनी थी। उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, बट फिलहाल इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकूँ जो कि मुझे लगता है कि पर्सनली काफ़ी स्टूडेंट्स लैक कर रहे हैं, इनकी वजह से हो सकता हूँ कि अटैम्प्ट्स बार बार लग रहे हो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो फाउंडेशन में काफ़ी अटैम्प्ट दे रहा है, 2-3 अटैम्प्ट दे रहा है, एंड फिर वही स्टूडेंट जब इंटर में आता है तो उनके लिए और दिक्कत हो जाती है। कुछ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटर में आते हैं, जो उन्हें अटैम्प्ट लगने स्टार्ट हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो है यू शुड कीप इन माइंड। अब अगले पॉइंट में जाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, वैसे तो क्लासेस में ये भी चीज़ आता है तुमने किससे क्लासेस ली है, कौन से टीचर से ली है, किस मोड में ली है, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक तुम्हारे जो है वो रिजल्ट को इफेक्ट करता है। क्योंकि हो सकता है तुमने किसी ऐसे टीचर से ले लियो जैसे तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उससे भी इफेक्ट आता है, बट वो इतना प्राइमरी वो नहीं बनता अगर तुम्हारी क्लासेस स्टिल टाइमली कंप्लीट हो रखी है एंड देन तुमने फिर भी एक डिसेंट टीचर से भी अगर पढ़ा है, देन इस केस में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी एंड देन उस हिसाब से तुम रिवीजन करके उस चीज़ को गैप फिल करो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नोट्स या फिर कह सकते हो मटेरियल, कि किस मटेरियल का यूज़ करके तुम अपना पढ़ रहे हो। अब ये डिपेंड करता है कि ये 2 फेजेस में पड़ता है। पहला कि जब तुम्हारी ड्यूरिंग प्रिपरेशन हो रही है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन तुम किस सोर्स का यूज़ कर रहे हो, किस मटेरियल का यूज़ कर रहे हो, एंड आफ्टर प्रिपरेशन रिवीजन फेज में तुम किस मटेरियल का यूज़ कर रहे हो। दोनों चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती है। अगर लेट से तुमने किसी से क्लासेस लिए तो क्लासेस लेने के बाद तुम ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी एंड आफ्टर प्रिपरेशन भी दोनों टाइम उसी टीचर का मटेरियल यूज़ करने वाले हो। एंड मैं ये वैसे तो ज़्यादातर टीचर जो ICA का स्टडी मटेरियल उसी में कंप्लीट करवा देते हैं, बट स्टिल आई फील कि हर बंदे को एक बार ICA का स्टडी मटेरियल देख लेना चाहिए, रिव्यू कर लेना चाहिए। अगर जैसे लो जैसे सब्जेक्ट के लो से रीड कर लेना चाहिए एक बार एटलीस्ट, एंड बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैथ्स एंड इको वाले में काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एटलीस्ट तुम एक बार सॉल्व कर सकते हो सकता है कि तुम्हारे टीचर ने अपने क्वेश्चन बैंक में जोड़ रखे हो, तो फिर तुम्हें अलग से करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी है। अब जो बच्चे अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी से क्लासेस नहीं ले रहे, देन उनके लिए मेन जो स्टडी मटेरियल बचता है वो ICA का स्टडी मटेरियल बचता है। अब ICA का स्टडी मटेरियल वैसे तो काफ़ी सही है, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारे पास और किसी टीचर का मटेरियल नहीं है, देन तुम्हारे पास ICA का स्टडी मटेरियल ही बचता है, तो ऑप्शन भी अवेलेबिलिटी कम है। तुम ऑनलाइन भी मटेरियल मंगवा सकते हो, बट मुझे लगता है कि फाउंडेशन लेवल पे ऑनलाइन मटेरियल मंगवाने का कुछ खास फ़ायदा है नहीं। सब सब्जेक्ट्स का ऑलमोस्ट तुम्हें यूट्यूब पर कंटेंट मिल भी जाता है एंड फिर तुम्हारा स्टडी मटेरियल भी इनफ हो जाता है। जैसे मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बात करूँ तो मैंने फाउंडेशन के दौरान लॉ को जो है एक बार रीड कर लिया था, लाइक लॉ के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़कर मैंने जो है पूरा लॉ की बुक जो है ICA के स्टडी मटेरियल एक बार रीड कर ली थी। जैसे जैसे टॉपिक चलते जाते हैं मैं रीड करता रहता था, देन उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाता था, एंड ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी अप्रोच आती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास वो नहीं है। एंड बाकी ICA का स्टडी मटेरियल तो तुम वैसे भी फॉलो कर सकते हो, इवन दो तुम किसी टीचर से पढ़े हो। इंटर के अंदर भी स्पेसिफिकली मैंने कोचिंग लेने के बावजूद भी ICA का स्टडी मटेरियल एक बार रीड आउट जरूर कर लिया था। लैंग्वेज सारी सेम रहती है स्टडी मटेरियल में हो, चाहे वो कोचिंग का लेके मटेरियल हो, बट स्टिल एक बार जो है सही रहता है कि एक बार तुम ICA का स्टडी मटेरियल रीड कर लो तो सही रहता है। बट बाकी इसके अंदर एक हिडन पॉइंट मुझे लगता है कि हर बंदे को अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करने चाहिए। लाइक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी जो है वो तुम अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो। जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है तुम ICA का स्टडी मटेरियल पढ़ के या फिर जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग लो, समझो, एंड घर आकर तुम अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करो। स्पेसिफिकली मैं कहूँगा लॉ के लिए स्पेशली,
जिस सब्जेक्ट में तुम्हें डर लगता है, जैसे फाउंडेशन में लॉ और मैथ्स के लिए बच्चे डरते हैं, देन मेरे हिसाब से इनके लिए तो तुम्हें जरूर नोट्स बनाना चाहिए। अब मैथ्स में तुम फॉर्मूले लिख सकते हो एक शीट पे या फिर कुछ, एंड नोट्स। अब नोट्स में भी ये नहीं है तुम्हें एग्जैक्ट चेप देना, बट ये समरी नोट्स बना सकते हो। अब मेरे फाउंडेशन के नोट्स तो अवेलेबल अभी नहीं है मेरे पास, बट मैं इंटर के जो है वो 2-3 एग्जाम्पल अभी स्क्रीन पर लगा देता हूँ, एंड उस हिसाब से तुम्हें नोट्स बनाने हैं कि समरी नोट्स, ये तुम्हें देखते हैं फटाफट से रिकॉल हो जाए। अब ये आगे जाकर कोई काम करता ही नहीं है, अभी आफ्टर प्रिपरेशन नहीं होता है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही सही रहता है, क्योंकि अभी लेट से किसी को सितंबर में पेपर देना है तो 3 महीने के आसपास उसके बाद बचे हैं मैक्सिमम, तो उस 3 महीने में वो नोट्स बनाएगा तो उससे बेटर है कि वो अपना रिवीजन फेस कर ले, क्योंकि नोट्स बनाने में उसको अब टाइम लग जाएगा, एंड आप इतना टाइम बचा नहीं है कि आप वो नोट्स बनाए एंड उसके अंदर करें। हाँ, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स के तुम नोट्स बना सकते हो अभी भी। सो यस, थर्ड पॉइंट आता है रिवीजन। रिवीजन फेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि किसी भी सीए स्टूडेंट के लिए उसकी जर्नी में उन्होंने जितना भी पढ़ा है, अगर वो सारे को पढ़ा हुआ रिवाइज नहीं कर पा रहा एक गिवन टाइम में, देन उस केस में वो सारा वेस्ट हो जाने वाला है, जितना भी उसने पहले पढ़ा। स्पेसिफिकली जब बात इंटर या फाइनल लेवल पे आ जाती है, देन बहुत कम टाइम में तुम्हें बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस को रिवाइज करना पड़ता है। फाउंडेशन में अभी स्टिल मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस भी नहीं है कि तुम इसे अच्छे से रिवाइज ना कर पाओ, बट यस, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी रिवाइज कर पा रहा है। बट रिवीजन चाहे तुम्हारे क्वांटिटी वाइज कम हो जाए, बट क्वालिटी वाइज जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, कि अगर कोई बंदा 3 रिवीजन कर रहा है बट इतना अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहा, एंड ऑन द अदर हैंड एक बच्चा जो है वो सिर्फ 2 रिवीजन या 1.5 रिवीजन कर पा रहा है, प्रॉपर क्वालिटी वाइज जो है रिवाइज कर पा रहा है, देन वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उस बंदे से जिसने 3 बार रिवाइज करा है, 4 बार रिवाइज करा है। द नंबर ऑफ टाइम्स यू रिवाइज डोंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स मोस्ट द क्वालिटी ऑफ योर रिवीजन। रिवीजन की क्वालिटी जितनी ज़्यादा इंप्रूव होगी उतना ज़्यादा जो है वो बढ़िया रहेगा। एंड ज़्यादा रिवीजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो ज़्यादा रिवीजन के पीछे पड़ जाते हैं कि 3 रिवीजन, 4 रिवीजन, 5 रिवीजन भी, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला एंड कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला। अब जो लास्ट के 2 पॉइंट रहने वाले ये थोड़े से क्रूशियल रहने वाले, क्योंकि स्टूडेंट्स इन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट मुझे लगता है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। सबसे पहले तो टेस्ट। अब ये टेस्ट में भी बहुत सारी वो आती है कन्फ्यूज़न कि किस तरह के टेस्ट। तो देखो, वैसे तो इंडिविजुअल चैप्टर्स के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स वाइज जो है वो चैप्टर वाइज भी टेस्ट देने चाहिए, एंड अगर तुमने किसी से क्लासेस लिया दैन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो लोग टेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो थोड़े बहुत चैप्टर ले रहे हैं, 2-3 चैप्टर हो गए, अब तुम्हारा टेस्ट ले लिया, फिर एक चैप्टर करके भी बंदो टेस्ट ले लें, तो वो भी चीज़ होनी चाहिए, एंड ये चीज़ जो तुम्हें उनसे पहले ही डिस्कस करनी पड़ेगी। बट मेन चीज़ आ जाती है कि आफ्टर टेस्ट, एक बार तुम्हारे टेस्ट होने के बाद, अब यहाँ पे कुछ गलती ये करता है कि जैसे ही क्लासेस खत्म हुई टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, सो वो तो अप्रोच बिल्कुल गलत है। पहले क्लासेस खत्म होने के बाद जो है तुम्हारा रिवीजन फेज चलेगा, रिवीजन फेज के बाद जब तुम्हारी एटलीस्ट आई है, लेट से तुम 3 रिवीजन टारगेट कर रहे हो, देन सेकंड रिवीजन कंप्लीट होने के बाद तुम्हें जो है बैठना है फिर अपना जो है टेस्ट देने के लिए, या तो तुम सेकंड रिवीजन के साथ से ही अपना जो है वो क्लब कर सकते हो उस चीज़ को कि तुम्हें सेकंड रिवीजन के कैसे करना है। लेट से तुमने 1 से 2 दिन कम दे दिया हर सब्जेक्ट में, बट उसके अंदर वो टेस्ट इंक्लूड कर दिए, देन हो जाता है। अब टेस्ट के लिए भी तुम्हें एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि तुम बैठ के 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो। अब फिर वही बात है कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला था कि तुम जब किसी भी पेपर को वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठ के लिखोगे तो वो ज़्यादा प्रेशर आएगा, एंड तुम कितना भी इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो घर पे, वो उतना इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो सकता, बट ऐसे उसकी प्रैक्टिस जरूर करी जा सकती है, एंड थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो होगा ऑफकोर्स। सो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि एक टेस्ट जरूर देना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, जितना ज़्यादा दोगे उतना बेटर है, बट ऐसा भी नहीं है कि हर तुम टेस्ट ही देते रहो, क्योंकि बहुत से बच्चे भी करते हैं कि भाई टेस्ट ही देते जा रहे हैं, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। टेस्ट उतने ही देने चाहिए जितना सफिशिएंट रहेगा, लेट से कि तुमने जो 2 टेस्ट दिए तो वो इनफ रहेंगे, मोर देन इनफ। एंड इंडिविजुअल बाकी तुम्हारा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअली चीज़ें आ रही है तो तुम्हें लिमिट्स, छोटी छोटी लिमिट्स एंड बाकी सारी चीज़ें याद करना ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अब टेस्ट मिलेंगे कहाँ से? अब देखो, वैसे तो इतने सारे सोर्सेज है, बेस्ट रहता है कि या तो तुम जो है अगर लेट से मैं एज अ सी इंटर मुझे अगर लॉ का टेस्ट देना है, अब मुझे पता था सितंबर का एग्ज़ाम काफ़ी टफ आया था, देन मैंने सितंबर के एग्ज़ाम को ऐसा मॉक टेस्ट दे दिया था 3 घंटे बैठ के, वो ज़्यादा बेटर था कि इंस्टेड ऑफ MTP वगैरह करना, क्योंकि वो एक एग्ज़ाम, एक तो एक्चुअली में क्वेश्चन एग्जाम में आए थे एंड वो काफ़ी टफ पैटर्न भी था, तो बेस्ट तो मेरे हिसाब से ये रहेगा कि पिछले कुछ अटैम्प्ट एनालाइज करो, एंड जिसमें भी हर पेपर का जिसमें भी हार्ड पेपर आए उसको तुम एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो ज़्यादा बेटर। जैसे लेट से फाउंडेशन में जो है तुम्हारा मई के अंदर बिजनेस लॉस का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आया था, मुश्किल आया था, देन जो सितंबर में जनवरी वाले बच्चे बैठेंगे तो वो एक बार मई वाले पेपर को मॉक टेस्ट की तरह लिख के देख सकते हैं कि 3 घंटे का टाइम लगा के लिख लिया। MCQ के लिए प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, बट अलग से कुछ ऐसा खास प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। फाउंडेशन के लिए तो अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑफकोर्स, मैथ्स एंड इको के लिए, बट इंटर के लिए अलग से कुछ खास प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। स्पीड मेंटेन करने के लिए तुम प्रैक्टिस अलग से कर सकते हो। एंड द फाइनल पॉइंट इज कंपैरिजन, यानी कि इन द टर्म्स ऑफ कि तुम किससे कंपेयर कर रहे हो, किस चीज़ से वो कर रहे हो। अब ये कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट है जो कि कोई डिस्कस नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है ये एक हिडन सोर्स की तरह काम करता है, जो कि बच्चों के रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट आता है।
अब कंपैरिज़न में ये नहीं, पहली बात तो मैं ये नहीं कहता कि कंपैरिज़न बुरी चीज़ है। मेरे हिसाब से कंपैरिज़न को सही तरीके से यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, बट कंपैरिज़न एक इक्वल फेज़ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैं सीए फाउंडेशन मैंने स्टार्ट करा और जिस बच्चे ने सीए फाउंडेशन दे दिया उससे कंपेयर कर रहा हूँ कि उसको तो आता है, मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो ये तो नॉनसेंस वाली बात है। फिर तुम्हारी एक रिवीजन हुई है, तुम्हारे किसी दोस्त की 3 रिवीजन हो चुके हैं, अब तुम उससे कंपेयर करो तो वो चीज़ बेटर नहीं। अब ये चीज़ वैसे सब्जेक्टिव चीज़ आ जाती है कि कंपैरिजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किससे करना चाहिए, बट मेरे को लगता है कि अपने दोस्तों से फ्रेंडली कॉम्पिटिशन करना, कंपैरिजन करना सही रहता है, क्योंकि उससे तुम्हें भी ये रहता है कि मोटिवेशन मिलती है कि चलो मुझे भी आगे पढ़ना है, मुझे भी अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा। इससे वो आलस जो है वो टैकल होता है कहीं ना कहीं, वो वाली चीज़। बट हाँ, ऑफकोर्स ये चीज़ काफ़ी ध्यान से यूज़ करनी पड़ेगी, वरना नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कंपैरिजन अगर तुम सही से ना करो तो वो चीज़ हो सकती है कि उसका इतना होगा, उसका इतना होगा, बट मेरा हुआ नहीं, तो वो चीज़ बहुत नेगेटिवली असर करेगी तुम्हारे रिजल्ट पे। सो ये 5 पॉइंट थे जो मुझे पर्सनली फील हो कि एवरी सी स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड आफ्टर प्रिपरेशन शुड कीप इन माइंड, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। एंड अगर मुझे लगता है कि कोई भी सी स्टूडेंट इन 5 चीज़ों को जो है सही से कर लेता है, जैसे वो अपनी क्लासेस टाइमली कंप्लीट कर लेता है, रिवीजन अच्छे से कर लेता है, प्रॉपर 2 से 3 रिवीजन, ऐसा केस में भी, बट क्वालिटी रिवीजन, मॉक टेस्ट दे देता है एटलीस्ट 2 या फिर एटलीस्ट 1 भी, इवन तो मॉक टेस्ट दे देता है, एंड अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ कंपटीशन करता है, अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, एंड अच्छे से जो है अपना स्टडी मटेरियल फॉलो करता है, देन इस केस में मुझे नहीं लगता कि उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने से कोई रोक सकता है। एंड अगर तुम्हारे अटैम्प्ट जो है रिपीटेड जा रहे हैं, बार बार तुम्हें अटैम्प्ट लग रहे हैं, 2 से 3 अटैम्प्ट लग रहे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी लग रहे हैं, देन इस केस में तुम जो ये चीज़ें अपने शेड्यूल में, अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। अपना रूटीन तुम्हें खुद ही बनाना चाहिए, किसी और के रूटीन को फॉलो करने से तुम्हारा जो है काम नहीं चलने वाला। सो यस, आज की इस वीडियो में इतना ही बहुत है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़े पॉइंट्स अच्छे लगे, जेन्युइन लगे, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। एंड कौन कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि आपके रूटीन में मिसिंग था या फिर आपकी जर्नी के दौरान मिसिंग था, वो जरूर कमेंट कर देना।